नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं चुनाव के बारे में, उनके नतीजों के बारे में और जो रुझान आ रहे हैं उनके बारे में। रुझानों की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। पर अभी भी बहुत सी चीजें बदल सकती हैं और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हमको इसकी पूरी बात मतलब पूरी तरीके से हमको जानकारी देंगे कि चुनाव में किसकी जीत हो सकती है, कहां से क्या रुझान आ रहे हैं और किस तरीके की तस्वीर सामने देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर बीजेपी 152 सीटों से लीड कर रही है, कांग्रेस 77 और अदर्स 1। तो सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, जैसे अभी जो है बीजेपी लीड कर रही है, तो क्या ये रुझान आगे भी कायम रहेंगे या कहीं कोई फेरबदल हो सकता है? देखिए, मैं मध्य प्रदेश को लेकर मैंने 25 सितंबर को एक एक्स पर पोस्ट की थी। हम्म। गुजरात 2022 बराबर मध्य प्रदेश 2023। 25 सितंबर की वो पोस्ट है मेरी। मेरा ये मानना था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही। वो तब भी जब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कांटे का मुकाबला, और मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से ये जमीन को समझने वाले लोग हैं जो कह रहे थे कांटे का मुकाबला है। कुछ हो सकता है कि चलिए कहीं कोई सीट हो, किसी जगह पर हो। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मध्य प्रदेश में बहुत आगे थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मुश्किलें भी थी, बहुत कमजोरियां भी थी, लेकिन उसको भाजपा ने टाइमली, जिसको कहते हैं कि अपने सारे वो जो लूप होल्स थे, जो नट बोल्ट थोड़ा ढीले हो रहे थे, उसको टाइट किया। बड़ी बात क्या है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, और बहुत से लोग ये कहते हैं गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, संघ की प्रयोगशाला है। सच बात यह है कि अगर संघ और हिंदुत्व की कोई प्रयोगशाला है तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। गुजरात में चूंकि नरेंद्र मोदी जैसा नेता था, इसलिए जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत लार्जर देन लाइफ छवि थी, इसलिए वो इतना आगे चला गया। लगा कि एकदम से गुजरात मॉडल। और गुजरात में दूसरी बहुत सी चीजें थी, वो कम्युनिटी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत रिच है, बहुत प्रॉस्पर है, तो एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में दिखा। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर दूसरे चौथे घर में, जिसको मैं बार बार कहता हूं, शायद बहुत से लोगों को ना अच्छा लगे, हर दूसरे चौथे घर में मध्य प्रदेश में एक संघी बैठा हुआ है। ये देश के और किसी राज्य में आपको नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की आप बात करें तो विंध्य मैहर की बात कर ले, महाकौशल की बात कर ले, मालवा निमाड़ की बात कर ले, ग्वालियर चंबल की बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ताकतवर नेता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। भले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी, जिसको हम कहते हैं ना, बार बार कोई कहता है फटीग फैक्टर, अंग्रेजी का एक शब्द खूब इस्तेमाल हो, जैसे कांटे की टक्कर थी ना, ये भी खूब इस्तेमाल किया गया बिना जाने बूझे। 64 साल के शिवराज पर फटीग फैक्टर, और 77 साल का कमलनाथ, वो बड़ा ऊर्जावान। कैसी, मतलब इसको कैसे, कौन सा सेंस लोगों को मिल रहा था, मुझे लगता है। और जब आपने ये सवाल पूछा तो मैंने कहा एक नजर डाल लेते हैं। थोड़ा तो लगता है ना, नतीजे कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिख रहा है 49% प्लस वोट्स, ये वो कमाल है जिसके लिए बार बार अमित शाह कहते हैं कि हम 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रही है। और ये जीत, अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं लाडली लाडली की वजह से हो गया। कोई भी इमारत जब बनती है ना, उसके नींव का पत्थर, उसकी दूसरी चीजें, लेकिन दिखती सिर्फ शिखर पे जो पताका फहरा रही तो वो दिखती है। यहां भी वही लगा कि लाडली में नरेंद्र मोदी की वीमन सेंट्रिक पॉलिसीज ने देश भर में महिलाओं को जरा अलग से खड़ा कर दिया। वो अपने परिवार से अलग वोट करने लगी। मुझे लगता है कि यह जीत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की उस पॉलिसी, उस चेहरे, उस ब्रांड की है, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि क्या वो इन चुनावों में ढलता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उसको स्थापित कर रहा है। मोदी ब्रांड अभी भी इंटैक्ट है, या कहें पहले से ज्यादा चमकदार हुआ है। अब ये तो थी मध्य प्रदेश की बात, जहां पर सर का कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें जीतने से। राजस्थान में अभी जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बीजेपी 115 पे लीड कर रही है, कांग्रेस 69 और अदर्स 15 बागी नेता। तो आपको क्या लगता है, जब राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे, अगर बीजेपी जीतती है, तो क्या वसुंधरा राजे ही होंगी उनका चेहरा मुख्यमंत्री का? पहली बात तो ये कि मैं अगर पहले भी नहीं लगा रहा था, अभी भी नहीं लगाता हूं। मैं बड़ा इसी तरह से बात करता हूं, कभी कभी वो एकदम गलत भी साबित हो सकता है, हालांकि आमतौर पर सही ही साबित हो रहा है। कुछ ईश्वर की कहें कि संयोग ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है।
पूर्ण मतलब बहुमत जो की रिवाज है सरकार। वो नहीं बदलेगा, वो हर बार रिवाज साल बना में रहेगा सरकार बदलेगी। लेकिन राज बदलेगा। वसुंधरा का राज बदलने वाला है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। दूसरा, जब हम कहते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी 140 सीट पे खड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिसको कहते हैं ना कि वसुंधरा का आगे पीछे केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका एक जो टकराहट वाला माहौल, उसमें बागी खड़े हो जाना, वसुंधरा का बागियों को जिताने की कोशिश करना कि चलो कल को सीट फंसेगी तो हम उनका समर्थन ले लेंगे। अब सोचिए, एक जो शिव की सीट है जिसमें रविंद्र सिंह भाटी लड़ रहा है, जो जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है, वो इंडिपेंडेंट जीतता हुआ दिख रहा है। अब अभी क्या स्थिति में नहीं जानता हूं ये बात करते हुए, लेकिन एक इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो भाजपा के बागी हैं, कांग्रेस के भी बागी हैं। मुझे लगता है राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस तरह की अकर्मण्यता दिखाई है, कोई सरकार नहीं चलाई। 4.5 साल के बाद सोचा सिलेंडर दे देंगे, सोचा फोन दे देंगे, सोचा चिरंजीवी लगा देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे। 6 महीने में वो राजस्थान की जनता का जनमत खरीद लेना चाहते थे। राजस्थान की जनता ने वो समझदारी दिखाई, कहा ये वाला काम हम नहीं चलने देंगे। राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं पहले भी कह रहा था, मुझे अभी भी लगता है। अब आंकड़े जब अंतिम आएंगे तो उसके बाद देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में जैसे राजस्थान में तस्वीर क्लियर थी, मध्य प्रदेश में भी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। रुझानों को देखते हुए पता चल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, पर छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चल रहा है। और अभी तो 42-43 था, अब फिलहाल चेंज हुआ है। बीजेपी की 51 सीटें जो है वो लीड कर रही है और कांग्रेस 38। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो नेक टू नेक चल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में SC ST और इनके लिए जो स्कीम्स लाई गई, बातें हुई, तो क्या उनकी वजह से बीजेपी को फायदा मिलेगा? नहीं, जो हम लोग अगर देखें तो ये जो पूरा बेल्ट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें जो आदिवासी इलाका है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, गोधरा गुजरात होने के बाद, चाहे 2002 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2012 हो, चाहे 2017 हो, जिन सीटों पर कभी नहीं जीत पाई जिन आदिवासी सीटों पर, उसको भी 2022 में जीत लिया। ये वो इंपैक्ट है जिसको लोग नहीं देख रहे हैं। देश का आदिवासी ये मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी की नीतियां उसके लिए जिस तरह से काम कर रही हैं, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू का बैठा होना उनको भरोसा दिलाता है कि एक हमारे बीच की महिला निकलकर वहां बैठ गई, सबसे ऊपर टॉप पे बैठी। ये कभी देश में किसी को अंदाजा नहीं था। ये असर हमने गुजरात में देखा, हम वही असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होते हुए देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मेरा यह अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी है, चुनाव छोड़ दिया है, जबकि बघेल और साहू कम्युनिटी वहां बराबर है। साहू पिछली बार साहू और आदिवासी उनके साथ चले गए, कांग्रेस के लिए वो जीत गए। मेरा यह मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलतियां की हैं, देर से कैंपेन शुरू की, लेकिन अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं तो मैं इसका श्रेय अमित शाह को दूंगा कि उनकी इलेक्शन मशीनरी कमाल का काम करती है, क्योंकि ये तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हारा हुआ था। मेरा अपना अनुमान था कि वहां जीत नहीं पाएंगे बहुत कोशिश करके भी, लेकिन अगर ये जीतते हुए दिख रहे हैं तो सचमुच ये कमाल की बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर पहले से किया होता तो शायद ये एग्जिट पोल्स वाले भी कंफ्यूज नहीं होते कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लीड दिखाते। क्लियर कट 70-75 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती, जो आज कांटे की टक्कर या आगे पीछे चल रहा है। ये थी छत्तीसगढ़ की बात। अब आते हैं तेलंगाना पे, एक और राज्य जहां हमेशा BRS का दबदबा रहा है। यहाँ पे इस वक्त कांग्रेस, BRS, बीजेपी की सिर्फ 8 सीटें नजर आ रही हैं रुझानों में। कांग्रेस की 67 और BRS की 39, यानी कि इस राज्य में शायद इस बार कांग्रेस जीत सकती है, सरकार बना सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है। भले वहां स्थानीय तौर पर रेवंत रेड्डी ने कमाल का काम किया है, बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। अगर ये जीत यहां मिलती है तो राहुल गांधी ने जिस तरह से एंटी मोदी वोटर्स को सिग्नल दिया कि आई एम द ओनली लीडर जो लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से, वो एंटी मोदी वोटर्स के दिमाग में छप गया। केसीआर जैसा नेता जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का चैंपियन है, मैं कहता हूं ना कि जैसे वो फिल्म का डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बाप हैं केसीआर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के वो बाप हैं। उसके बावजूद, ओवैसी के साथ होने के बावजूद, अगर 13% मुसलमान मतदाताओं का बहुतायत कांग्रेस के साथ चला जा रहा है, तो आप इसको यूं देखिए कि राहुल गांधी एक वर्ग में अपनी वो पहचान बना चुके हैं, अपना खोया हुआ वो आधार वोट बैंक लेकर आ रहे हैं। और इसका इफेक्ट मैं 2024 के चुनाव में भी देखूंगा। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। अगर केसीआर हार गए तो दूसरे जो भी क्षेत्रीय नेता हैं उनको जरा सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ बीजेपी तो आपको पीट रही थी,
कांग्रेस भी अब अपना हिस्सा वापस लेने वाली है। तो जिसको कहें ना कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए दोनों गाल पे अब राजनीतिक थप्पड़ पड़ने की बारी आ गई, संकट बढ़ रहा है। तो तेलंगाना में मुस्लिम वोटर जो है निश्चित तौर पर वो डिसाइड करने जा रहे हैं। हालांकि मुझे लगता था कि केसीआर जिस तरह की स्कीम्स उनकी रही हैं वो शायद वो लास्ट मिनट तक कुछ कर ले जाएंगे। यहाँ एक बात है कि अगर 60 से एक भी सीट कम हुई कांग्रेस की तो सरकार फिर वो नहीं बनेगी, फिर बीजेपी दाएं बाएं से आगे पीछे से कहीं ना कहीं कुछ करके सरकार बीआरएस की बनवा देगी, वो क्लियर मेजोरिटी पे ही बनेगी। हालांकि अभी जो दिख रहा है उसमें लग रहा है कि मुस्लिम उनके साथ गया है, कांग्रेस के साथ। तो ये हमने कर ली चारों राज्यों की बात। सर हमारे साथ हैं, इसमें एक लाइन की बात और जोड़ दूं, इन चारों राज्यों पे बड़ा जरूरी है। ओबीसी कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। बार बार जाति जनगणना, ओबीसी गिनो, ओबीसी का नेता भाजपा में, ओबीसी का पिछड़ा घाची तेली प्रधानमंत्री, राज्यों में भी उनके पास नेतृत्व, तो उल्टा हुआ। जो सवर्ण मतदाता था जो शायद थोड़ा बहुत दाएं बाएं छिटकता, वो भी भाजपा के लिए लाइन में लग गया। और ओबीसी चिल्ला रहे थे, ओबीसी देख रहा था कि हमारा तो सांसद है, हमारा विधायक है। तो इस मामले में राहुल गांधी के हाथ कुछ नहीं लगा, उन्हें सोचना पड़ेगा पैन इंडिया क्या है। लेकिन हाँ, मुस्लिम वोटर उनसे कन्विंस हुआ। ये इस चुनाव का अगर कंक्लूजन कहें एक लाइन में तो वो ये। तो ये थी चारों राज्यों की बात, जहां पर हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बारे में सर से बात की। उन्होंने हमारी तस्वीरें काफी हद तक क्लियर कर दी। हालांकि अभी भी हम नतीजों का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कहां से कौन सी पार्टी जीतती है और कहां किसकी सरकार बनती है। अभी तक तो बीजेपी 3 राज्यों में कम से कम जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की पकड़ दिखाई दे रही है। तो ये थी अभी तक की तस्वीर। आगे के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी डिजिटल के साथ। थैंक यू सो मच।